और अब टक्कर में आमना सामना होने वाला है सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता, और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। मुझे लगता है डॉक्टर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, आप ही के साथ पहला मैं सवाल उसकी शुरुआत करना चाहती हूं। ये कहा था अमित शाह जी ने हैदराबाद में जाकर कि इस बार मेयर हमारी ही बनेगी, लेकिन लगता ऐसा है कि किंग मेकर हैदराबाद वाले ही रह गए। अंजना जी, इन चुनावों के परिणाम बहुत स्पष्ट और विशिष्ट हैं, वेरी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। सबसे बड़ा काम जानते क्या हुआ? हम जो पिछले नगर निगम में अप्रासंगिक दल थे 4 सीटों वाले, आज हम हैदराबाद की राजनीति के धुरी हो गए। आज सबकी लड़ाई हमसे, एमआईएम की लड़ाई हमसे, टीआरएस की लड़ाई हमसे, कांग्रेस की लड़ाई हमसे। तो आज हम राजनीति के केंद्र में हैं और सारी राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। हम सत्ता में रहें या प्रतिपक्ष में, हैदराबाद नगर निगम में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। लेकिन आपने सीटें तो उनकी आप घटा नहीं पाए। जो आप कह रहे थे हैदराबाद का नाम बदल देंगे, भाग्यनगर कर देंगे, वो भाग्य तो आपका खुला नहीं। हैदराबाद वाले तो उतनी ही सीटें लेकर आ गए लगभग। देखिए, इन चुनावों में बढ़े तो सिर्फ हम हैं, बाकी या तो घटे हैं या अपनी जगह पे खड़े हैं। तो भाई, एक तो वो थे जिनकी सत्ता थी तेलंगाना में, वो 99 से घट गए, और दूसरे एमआईएम वाले जो पूरी सीटों पे लड़े ही नहीं। तो अगर पूरी सीटों पे लड़ के समर्थन प्राप्त किया तो हम ही ने किया, और मैं ये कह सकता हूं कि यह हैदराबाद की राजनीति में एक मील का पत्थर है, और भविष्य में हैदराबाद के भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। ओवैसी जी, आपकी पिच पर बीजेपी के लिए बैटिंग आसान हो गई, वरना देखिए ना, पहली बार में इतने गुना वो बढ़ गए आगे। 4 से कहां पहुंच गए? 4 सीटों से, 4 वार्ड से। ओवैसी जी। मैडम, आपका सवाल दोबारा रिपीट करिए, आवाज आपकी सुनाई दे रही है। मैं कह रही थी सर कि आपकी पिच पर बीजेपी के लिए बैटिंग बड़ी आसान रही। देखिए ना, पहली ही पारी में जिस तरह से उन्होंने इस बार ताकत झोंकी अपनी हाई इलेक्शन वोल्टेज के साथ, उसमें 4 से वो 46 पर पहुंच गए। नहीं, बीजेपी ये क्यों नहीं कह रही है कि 150 सीट पे लड़े थे, 4 से वहां पहुंच। भाई, 150 सीट पे लड़े, आपका सक्सेस रेट क्या है? और आपको ये बता दीजिए कि सिकंदराबाद से, पार्लियामेंट से, जहां से किशन रेड्डी आपके एमओएस हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि 40 डिवीजन में से टीआरएस ने 18 सीट जीते, बीजेपी ने 13 जीती और एआईएमआईएम ने सिकंदराबाद में 9 जीते? तो हम तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स जीते, टीआरएस के 18, बीजेपी के 13। अब हैदराबाद में आ जाइए, हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने 34 सीट पर लड़े और 33 पर हम जीत गए, 10 पे बीजेपी जीती। तो ये कौन सा बीजेपी बात कर रही है? अरे भाई, आप 150 पे लड़े, हम लोग 51 पे लड़े। सुधांशु जी, अगर हम लड़ लेते 70-80 तो शायद मैं समझता हूं कि मुझे लड़ना चाहिए था। तो क्यों नहीं लड़े सर? आपको तो अंदाजा होना चाहिए कि अमित शाह जी कह रहे थे टीआरएस के साथ आपका इलू इलू चलता है। आफ्टर थॉट आपसे, हाँ मैडम, हमारा तो हाल ये है ना कि अमित शाह के साथ हमारा बिहार में लुलू लुलू चल रहा था, या इलू इलू चल रहा है? ये क्या बात है? जहां हम लड़ते हैं वहां पर इनके साथ इलू इलू, वहां पर लुलू लुलू। अरे, कि पॉलिटिकल पार्टी है, कोई मजाक है? हमारी जो स्ट्रेंथ होगी, हमारा जो फैसला होगा, हम उस पर लड़ेंगे। अगर आप, इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी 48 जीती, तो क्या बीजेपी को शिकायत मुझसे है कि मैं ज्यादा सीट नहीं लड़ा? तो ये बताना चाहिए। और बीजेपी को 15% वोट तो उनको, उसमें 35 में तो सिर्फ टीडीपी और कांग्रेस का वोट है। ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तेलंगाना बना उसके बाद से टीडीपी खत्म हो गई, कांग्रेस तो बेचारी आखिरी सांसें ले रही है, वाईएसआरसीपी खत्म हो गई, लेफ्ट पार्टीज खत्म हो गए। तो एक वैक्यूम था जिसको बीजेपी ने फिल किया। वो बात बिल्कुल सही है। तो 35 में तो 15% तो वोट उनका टीडीपी का और कांग्रेस का है उसमें। वैक्यूम फिल किया सर, या आपने पोलराइजेशन के लिए ऐसी पिच दे दी कि इन्होंने अच्छी बैटिंग कर दी और सारा नुकसान हो गया टीआरएस का? आप वहीं, उनको फायदा हुआ पोलराइजेशन का, आप वहीं रह गए। मैडम देखिए, अगर आप जो बात कह रहे हैं सच है तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करके ये इलेक्शन जीता है।
मेरा मानना यह है कि म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी ने पुराने शहर के ताल्लुक से कहा था कि इसको हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप वहां पर कुछ नहीं कर सके, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक उल्टा आप पर पड़ गया। बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाया, जिस वार्ड में वहां पर 3 वार्ड पर एमआईएम ने कामयाबी हासिल की। अमित शाह को आपने कहा था कि 4 मीनार में बुलाया, घासी बाजार डिवीजन हम बीजेपी से जीत गए। तो ये बात समझने की जरूरत है कि यकीनन टीआरएस को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि केसीआर बड़े लीडर हैं, सगेशियस लीडर हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। मगर बहुत ज्यादा आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को। 150 सीट लड़े हैं, 150 में 48 पर जीते हैं, और ये एक वक्तिया कामयाबी है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मैडम कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पे बीजेपी का एमपी है, वहां पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। 10 महीने पहले इलेक्शन हुआ। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी का प्रेसिडेंट है, तेलंगाना का एमपी है, वहां पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, और यकीनन हमको लगता है कि ये एक वक्तिया कामयाबी है। ज्यादा बीजेपी ख्वाब देखना छोड़ दें। ये हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तेलंगाना मेनलैंड में तेलंगाना की एक रीजनल फीलिंग है, और बीजेपी एक नेशनल पार्टी आकर रीजनल फीलिंग का असेंबली में मुकाबला करेगी तो ठीक है, देख लेंगे वो भी क्या होता है आगे जाके 2023 में। यूं ही ख्वाब सजा लिए 2023 के सुधांशु जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमको उपदेश दे रहे हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं सलाउद्दीन ओवैसी जी के जमाने से, कि हैदराबाद पे तो टोटल कंट्रोल इनका था, और आज अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम पूरे हैदराबाद में लड़े ही नहीं। तो जनाब, तीसरी पीढ़ी आने तक तो आप लड़े नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम जो है ख्वाब सजो रहे हैं। हकीकत तो ये थी अंजना जी, दोनों मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। आप सोचिए, वो पार्टी जिसकी 4 सीटें थी, सारी पेशबंदी 2 क्यों कहूं 3 पार्टियों की सिर्फ हमारे खिलाफ थी। तो हम 1:3 के रेशियो में आए, और अपने मुंह से खुद कबूला है ओवैसी जी ने कि टीडीपी और कांग्रेस का वोट हमारी तरफ आया। ये खुद एक्सेप्ट किए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम खामखा में ख्वाब की बात कर रहे हैं। अरे ये भी तो एक सच्चाई है ना कि पिछले लोकसभा चुनाव में ओवैसी जी की सीट पे टीआरएस तो उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था ना। तो कहीं ना कहीं पीछे सबको पता है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो इन लोगों के बीच में आपस में सुरताल मिलाकर ये लोग बैठते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब ये पोलराइजेशन की बात कही जाती है कि बीजेपी ने पोलराइजेशन कर दिया, ये बताइए, ये तो वही आंध्र प्रदेश है ना, अविभाजित आंध्र प्रदेश, जिसमें ऐसा विचित्र अध्यादेश सरकार ने पारित किया था कि 5% मुसलमानों को आरक्षण, अल्पसंख्यकों को नहीं, मुसलमानों को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। वो पोलराइजेशन नहीं था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। फिर कर्नाटक में वही किया, 5% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, फिर कोर्ट ने रोक दिया, वो भी सेकुलर संगीत था। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधन पे, वो अभी पोलराइजेशन नहीं था, सेकुलर संगीत था। और जब हम विरोध करते हैं इसका तो वो पोलराइजेशन। तो अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा था, सबके सुर में सुर मिले हुए थे। और जहां तक नगर निगम की बात है, तो कोई भी चुनाव हो, हम पूरी गंभीरता और शिद्दत से लड़ते हैं, चाहे सीनियर नेता हो या सामान्य कार्यकर्ता। अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में भी अमित शाह जी अध्यक्ष थे, तब इसी ढंग से लोग गए थे। आज नड्डा जी अध्यक्ष ऐसे ही गए। तिरुवनंतपुरम में हमने 35 सीटें जीती। यूडीएफ हमसे ज्यादा है, मगर पार्टी के रूप में हम लगभग सबसे बड़े दल हैं। सर, दाद तो आप भी देते हो वैसी साहब, आप भी दाद देते हैं कि ताकत तो पूरी झोंकते हैं, बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं। कांग्रेस, आपने खुद ही कहा, वहां पर सांस आखिरी ले रही है। लेकिन सवाल यही है कि 4 से 48 पर गए, दूसरी नंबर की पार्टी बन गए सर। नहीं, पहले तो सुधांशु जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में टीआरएस का कैंडिडेट मेरे खिलाफ था। आप चेक कर लीजिए, आपको शायद नहीं मालूम होगा। दूसरी बात यह कि आपने 5% रिजर्वेशन की बात की। सुधांशु जी, 4% रिजर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। आपने फिर से गलत कहा कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में आपके चीफ मिनिस्टर है, आप इस प्रोग्राम को खत्म होने के फौरन बाद आप उनको फोन मिलाकर कह दीजिए कि सर, कर्नाटका के मुसलमानों को रिजर्वेशन आप क्यों दे रहे हैं? आपकी सरकार है, आपकी सरकार कंटिन्यू कर रही है, तो देश को पता तो चल जाएगा ना कि सोशली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको आप, जो संविधान में प्रोविजन है, मुसलमानों में जो कास्ट है उनको मिलता है, रिलीजन के नाम पे नहीं मिलता है। सुधांशु जी, आप काफी पढ़े लिखे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। अब रहा सवाल कि आप ताकत झोंक दिए, सब झोंक दिए। अरे भैया, हैदराबाद में क्या हुआ सुधांशु जी? हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में तो आपकी नहीं दाल गली। आप कहां पर जीते, मैं बता रहा हूं आपको, सिकंदराबाद का डेटा दे दिया।
मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में जहां पर एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे आपने जीता। अब अगर आप ये कहेंगे कि हैदराबाद जीएचएमसी के इलेक्शन से हमको ये लग रहा है कि हम तेलंगाना जीत जाएंगे, सुधांशु जी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, अभी 3 साल बाकी हैं, हमको पूरा यकीन है कि कैसे आपसे मुकाबला करना, मगर ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि आपका होम मिनिस्टर केंद्र मंत्री और एमओएस हैदराबाद का है, उसको खुद पता नहीं है कि आपकी पार्टी कह रही है कि 30,000 रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में है, इतने अफगानी यहां पर है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी खुद आपके गृह मंत्री जनाब अमित शाह को बदनाम कर रही है झूठ बोलकर। तो बताइए ना, ये सब आपका काम नहीं किया, आपने नेगेटिव कैंपेन चलाया और नेगेटिव कैंपेन का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकता। आप हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, ज्यादा नहीं चलने वाला है। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, आप देख लेंगे 8 से 12 महीने के अंदर आपको इस प्रोग्राम के जरिए आपको खुद मालूम चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहां पर। सुधांशु जी एक जवाब दीजिए, फिर ओवैसी जी से एक सवाल पूछूं। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो इन्होंने कहा अति पिछड़े वर्ग के तहत मुस्लिमों को जो आरक्षण प्राप्त है वो तो स्थापित है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा था 5% मुस्लिम्स को देंगे, जिसको हाईकोर्ट ने स्टेप डाउन किया था। फिर कर्नाटक में प्रॉमिस किया, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश में ही प्रॉमिस किया था। खैर उनके सरकार बनाने की स्थिति नहीं थी, मैं इसके लिए कह रहा हूं। और ओवैसी साहब फिर ये भी कहता हूं, अगर ओबीसी में आप मानते हैं तो इसका मतलब मुस्लिम समाज में जातियां आप मानते हैं, जातियां जो हिंदू धर्म की व्यवस्था थी यो आप मानते हैं कि उसमें थी। खैर अब हम इसके ऊपर आते हैं। जहां तक आपने कहा कि नगर निगम में अच्छी सीटें पाने से कोई जरूरी नहीं है कि भविष्य क्या हो, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम सबसे पहले कर्नाटक में उडुपी की नगर पालिका जीते थे 68 में, और 22-23 साल के बाद 1991 के चुनाव में लोकसभा में हम 96 तक। सुधांशु जी, डे 1 से आखिरी दिन तक ओवैसी हैदराबाद को बदलना है, भाग्यनगर करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जिन्ना के अवतार है ओवैसी। यही तो था ना आपका पूरा पॉलिटिकल प्लान, जिसमें इलेक्शन प्लान जिस पर आप चुनाव में गए थे। ये पोलराइजेशन नहीं था तो क्या था? और इसी के बलबूते आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का भी ये टेम्पलेट बनेगा, बाकी दक्षिण भारत का भी टेम्पलेट बनेगा? देखिए, मैं ये आपको बात बता रहा हूं, ये कोई हमारा टेम्पलेट या प्लान नहीं है, ये तात्कालिक नहीं है। ये ओवैसी जी की जो पार्टी खड़ी हुई है, मैं इनको दोष नहीं देता हूं, ये तो 60-70 साल से आके खड़ी हुई। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद मुसलमान 50 के दशक में राष्ट्रीय मुख्य धारा में मिलने को तैयार थे। ना राम जन्मभूमि के लिए केस था, ना कोई अपने मदरसे और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता था। पहले नेहरू ने कहा मदरसे शिक्षा हम अलग कर देंगे, फिर 70 में दिया, इंदिरा गांधी ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना देंगे, फिर मामला और आगे बढ़ा, सांप्रदायिक राजनीति। फिर 80 में पहली बार इमाम बुखारी से फतवा जारी कराया इंदिरा जी, फिर वीपी सिंह उसके आगे निकल गए, उन्होंने फतवा जारी करा लिया, इंदिरा जी के कांग्रेस की जमीन खींच ली। फिर मुलायम और लालू उसके आगे निकल गए, उन्होंने कहा जी, एक ने कहा हम रथ यात्रा रोक दें, एक ने कहा गोली चलवा देंगे। मुलायम सिंह ने कहा मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 मर जाते तो कम नहीं था। तो जो कंपटीशन शुरू हुआ ना, उसमें वाकई ओवैसी जैसी पार्टी कहती है कब तक मुलायम जैसे लोगों के पीछे रहोगे, अब अपना नेता चुनो। यही तो जिन्ना ने कहा था 100 साल पहले, अपना नेता चुनो, उस समय कांग्रेस के पीछे मत खड़े हो। आज ये कह रहे हैं कि लालू, मुलायम, कांग्रेस कब तक इनके पीछे खड़े रहोगे, हमारे पीछे खड़े हो। तो आज ये जो बात कह रहे हैं वो वही है जो 100 साल पहले जिन्ना कहते थे, और इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है ये सेकुलरिज्म के सूरमाओं ने, ये दिखाने के चक्कर में। जैसे आजकल इस समय जाड़े का दिन चल रहा है तो तमाम कंपनियां कहती मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है, देख लो भाई। तो सब कह रहे हैं मेरा सेकुलरिज्म देखो कितना गजब है, मुस्लिमों का मैं कितना बड़ा हिमायती हूं। उससे बात यहां तक पहुंची है। टेम्पलेट आज का नहीं, ये 50-60 ठीक है, मेरा वाला सेक्युलरिज्म सबसे अच्छा है ओवैसी जी। ये प्लैंक आप लोगों के बीच में बेचते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बात वही होती है कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। सर, हैदराबाद बिरयानी के लिए जितना जाना जाता है उतना ही अब अकबर आपके लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी जाना जाता है। आपके गढ़ में घुस आए हैं। 55 और 48 का फासला देखिए सर, सिर्फ 7 सीटों का फासला है नंबर 1 पार्टी से, और आपसे 4 का। मैडम मेरे घर में कहां है मैडम, बताइए ना। मैं तो आपको एम्पिरिकल डेटा दे रहा हूं। मेरे घर में अरे मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 में जो मुझे वोट मिले थे उससे बढ़ के वोट मुझे अब मिले हैं, जबकि मैं अभी 10 सीट नहीं लड़ा, उससे बढ़ के वोट मिले मुझे। अब इससे बढ़ के क्या होगा? मेरे घर में घुसे, अरे मेरे घर में घुसे हैं, अरे ये क्या बात है? ये हर एक कह रहा है। अरे हम तो बता रहे हैं कि जहां अमित शाह आए वो वार्ड हार गए, जहां योगी गए वो हार गए,
सिकंदराबाद में मैं कह रहा हूं कि एमपी है बीजेपी का, वहां पर उनको सीटें हार गई है। हैदराबाद के बाहर जो मलकाजगिरी और जो चिवल्ला के पार्लियामेंट सेगमेंट है वहां पर बीजेपी जीती है। मगर ये बोलना ये अच्छा, मैं सुधांशु जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये आपको कब से लालू मुलायम से कब से मोहब्बत हो गई आपको? ये तो इंकिशाफ कर रहे हैं आप। अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत के संविधान में जो मुझे गुंजाइश रखी गई है इलेक्शन लड़ने की, और मुझे कह रहा हूं कि आप अपनी पसंद का इजहार करिए, नापसंद का इजहार करिए। मैं बिहार में जीतता हूं, महाराष्ट्र में जीतता हूं, तो सर आपको तो खुश होना चाहिए कि भारत की संविधान और भारत की जमहूरियत को मजबूत कर रहा हूं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस शख्स ने चार मर्तबा पार्लियामेंट का चुनाव जीता और भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर ओत लिया, आप उसको जिना के रूप में देखते हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं सारी दुनिया को? मेरा छोड़ दीजिए, मैं तो मोटी चमड़ी का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिना बोलिए, फरिश्ता बोलिए, क्या बोलते बोलिए, मगर यह है ना कि आप इतनी तरह बैडली एक्सपोज हो रहे हैं कि ना सिर्फ सारा देश बल्कि सारी दुनिया देख रही है कि एक जिसका एमपी है, जो 4 मर्तबा का एमपी है, जो भारत के संविधान के दायरे में रहकर बात करता है, आपको भी पसंद नहीं आ रही, तो आपको क्या पसंद आएगा बताइए ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं। मेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। आप बताइए कि मैं भी कह दूं, आप लोगों को बहुत कुछ कह सकता हूं आपको बीजेपी के बारे में, मगर कम से कम इतना तो भूल जाइए पाकिस्तान को। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? आपको मुसलमान नजर आता, पाकिस्तान नजर आता आपको? मैं आपको क्या भारत का बराबर का शहरी नजर नहीं आता हूं? मैं आपको जिना क्यों नहीं आता? मुझे देखकर आप कबूल कलाम आजाद क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको जौहर बरदरान क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको सन 57 की जंग आजादी के मुजाहिदीन याद नहीं आते जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? मुझे देखकर आपको अल्लामा फजल खैराबादी क्यों याद नहीं आते जिन्होंने अंग्रेजों से कहा तक मैं माफीनामा नहीं लिख के दूंगा, और आप जिसको चाहते उन्होंने माफीनामा लिख कर दिया सावरकर ने अंग्रेजों को। मैं तो वो हूं उनका जानशीन जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए भारत के लिए। अफसोस इस बात का है कि 70 साल के बाद भी 2 एमपी मेरे और आपको डर लगता है मुझसे। अफसोस है मुझे। देखिए, बड़ा वाजिब सवाल असदुद्दीन ओवैसी जी ने किया है। हमने कोई आपत्ति थोड़ी की है। लालू मुलायम ने भी वही राजनीति की थी इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। आपने इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर की थी। उन्होंने एमवाई कहा, आप कह रहे हैं एम की बात करो। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात है तो मैं ये भी आपके सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं, अंजना जी शायद बहुतों को नहीं पता होगा, संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से चुन के नहीं आए थे, न लाहौर से, न कराची से, न रावलपिंडी से, न पेशावर से, न ढाका से, न चिटगांव से, मुंबई से चुन के गए थे। इसी हिंदुस्तान के चेहरे थे, इसलिए वो कोई बात नहीं। मगर जो राजनीति उन्होंने की वो बहुत साफ है। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें देखकर वो क्यों नहीं याद आता, वो इसलिए नहीं याद आता है ओवैसी साहब कि आपके पार्टी के लोग खड़े होकर ये कहते हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की थी, मगर आप उस हुकूमत में भी जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता तो आप खिलाफ में खड़े होते, दारा शिकोह के साथ नहीं खड़े होते। आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति, यही हैदराबाद है जहां याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निकाला गया, वहां लोग गए मगर डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में नहीं गए। यही वो लोग हैं, मुझे इसलिए एतराज रहता है कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की डेथ हुई, कोई नहीं गया। ब्रिगेडियर उस्मान के घर पर जाता कोई नहीं जाता है, मगर आप लोग इशरत जहां के साथ भी खड़े होते हैं, अफजल गुरु के साथ भी खड़े होते हैं, याकूब मेनन के साथ भी खड़े होते हैं, जाकिर नायक के साथ भी खड़े होते हैं। इसलिए हमें इस बात का गुरेज है। और इस पॉलिटिक्स और उसमें क्या था, मौलाना आजाद ने कभी भी ये पॉलिटिक्स थोड़ी कही थी। जब मौलाना आजाद देश के शिक्षा मंत्री थे, ओवैसी साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ तो सिर्फ वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी हुई थी। और आपको सरस्वती वंदना छोड़िए, वंदे मातरम से ऐतराज है, भारत माता की जय से ऐतराज है, झंडे पे कहते खड़े नहीं होंगे। तो आपको ओवैसी जी और उनके सभी वोटर्स में देश विरोधी दिखाई देते हैं। जिन्ना और पाकिस्तान नजर आता है, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नजर आती है। नहीं, मैंने तो वो इस देश के नागरिक नहीं है। वो जितने लोग वोट करते हैं, वो जो 18% से ऊपर लोगों ने वोट किया है 51 सीटों पर। तो फिर मैं एक और बात बता दूं अंजना जी, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 30 में से 30 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने, और 95.5% वोट मिला था। हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। सुनिए, आप हिस्ट्री और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपका कोई माहिर नहीं है। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए सर। मेरी बात सुनिए, आप उलझा देते हैं। आप सीधा जवाब दीजिए सर, सीधा जवाब दीजिए। वो इंडिया है या पाकिस्तान है? सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करना है वहां पर? आज के महाराष्ट्र और गुजरात के 95% मुस्लिमों ने वोट किया था, 95% पाकिस्तान नहीं चले गए।
इसलिए मैं बात कह रहा हूं। नहीं, आप आज का जवाब दीजिए ना मुझे। आज जब आप कहते हैं पुराना हैदराबाद में हमें, ओल्ड हैदराबाद में हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, आप जिन्ना से तुलना कर रहे हैं अभी भी बैठकर ओवैसी की, तो क्या हम माने कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये इस देश में मैंने नहीं तो है? आपसे कह दिया, अगर इन्होंने कहा कि मौलाना आजाद की तरह है तो फिर वंदे मातरम सरस्वती वंदना से ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज है तो ये सबसे पहले जिन्ना ने किया। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति। वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। अरे मैडम, मैं जिंदगी में जब यहां से चला भी जाऊंगा ना, तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं, मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल कि ये मुसलमान जिन्ना, सुधांशु जी ये बताइए कि क्या कितने मुसलमानों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को? क्या यूनिवर्सल सफरेज था जब कि हर कोई मुसलमान वोट दे सकता था? वोट डालने का मियार था जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जिनके पास इतनी आमदनी का हिस्सा था। सुधांशु जी, उन्हीं लोगों ने वोट दिया और वो पाकिस्तान चले गए। ये आप क्यों नहीं बताते बार बार? ये आप हिस्ट्री को आधा चाप लेते हैं और आधा बताते हैं। अगर मुसलमानों को इख्तियार होता तो कोई साथ नहीं देता था जीना का, जब वोट डालने का इख्तियार ही नहीं था। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप किसी मुसलमान को देखते हैं तो आप अपनी सोच को बदलिए। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, और आप यकीनन अपने मजहब पर चलिए, सरस्वती वंदना पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, मगर आप इस बात को समझिए कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। जहां पर नेशनल एंथम का मामला आएगा हम खड़े रहेंगे। जहां पर मेरे बाजू अगर कोई खड़े होकर बोलेगा भारत माता, मैं उसकी इज्जत करूंगा। जहां पर मेरे साथ कोई खड़े होकर बोलेगा वंदे मातरम पढ़ूंगा, मैं बराबर खड़े रहूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नेशनल एंथम से हटके हम आपके गले पे रख देंगे, आप गरिए क्यों करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भारत में, खत्म हो गया क्या? क्या मोदी की हुकूमत आई तो क्या किम जोंग की हुकूमत आ गई? क्या संविधान खत्म हो गया? सुधांशु जी, तारीख को पढ़ लीजिए और तारीख को पढ़ के कहिए, वो जिन्ना थे वो भाग गए पाकिस्तान को। हमको भारत से हमेशा मतलब था। और याद रखिए, जितने भारत में कब्रिस्तान है, कभी जाइए उन कब्रिस्तानों में, वो हमारी वफादारी की निशानी है। हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर वहां पर सो रहे हैं, और मैं कभी भी अपनी वफादारी को किसी के सामने साबित नहीं करूंगा। भाड़ में जाए, जो करना है कर लो मुझे आप। मैं भारत का था, भारत का रहूंगा। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कब तक देंगे? कि आप दुकान खोल के बैठे हैं? आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का देगी? भाई साहब, ये दुकान मत चलाइए, देश चलाइए। दिल्ली के बाहर किसान तड़प रहा है सर्दी में, क्यों किसान आया है? आप लोगों की हिम्मत नहीं है किसानों के मसाइल को हल करने के लिए। आप देश के किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी से कह रहे हैं अपनी साबित करो। मैं हरगिज नहीं साबित करूंगा, ना मुझे जरूरत है आपकी। सुधांशु जी, देखिए इन्होंने कहा तो मैं कब मना कर रहा हूं? मैं इनसे पूछूं, अच्छा भारत की सेना का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने एक कसम खाई थी महाराणा प्रताप की तरह कि जब तक पाकिस्तान से फला वाली जमीन वापस नहीं ले लूंगा तब तक जमीन पर सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा। पूछिए, नाम बता सकते हैं? और कौन सी लड़ाई के लिए पूछा था? नहीं पता होगा। अरे सुधांशु जी, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए सुधांशु जी, एक बात सुनिए। राणा प्रताप की तारीख आप बता रहे हैं। अरे भाई, बाबर को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? मैं मुस्लिम अधिकारी की बात कर रहा हूं। कौन लड़ा था अकबर के फौज? बताइए ना, मुगल फौज में कमांडर कौन था? अरे आप हिस्ट्री को नहीं जानते सर, आप की तरह कहा। अरे आप हिस्ट्री को जानते नहीं है ना, आप हिस्ट्री को आधा चाप कर बोलते हैं। परेशानी तो वही है आपसे। अब मैं बता देता हूं। अरे मेरे मैं बता देता हूं, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना। आप राणा प्रताप की बात करते हैं, आप औरंगजेब की बात करते हैं। आप ये बता दीजिए कि राणा प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने कौन गया था? औरंगजेब की फौज में कौन था? अरे भाई, मैंने तो था जो शिवाजी से लड़ने गया था? क्या भारत के सुनिए क्या अरे अपने टर्म पे बोल रहे, बेहतर रहेगा। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेक्स्ट आप आइंदा जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को जाएंगे, जो पहली संविधान की किताब लिखी गई उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें अकबर की तस्वीर है, अकबर बादशाह की तस्वीर है, उसमें झांसी की रानी की तस्वीर है, टीपू सुल्तान की तस्वीर है। क्या कहेंगे उसको आप? उसमें तो भगवान राम की भी तस्वीर है। आपसे कह रहा हूं कि यही भारत की खूबसूरती है। ओवैसी जी, इन सबसे पहले भगवान राम की तस्वीर है। बिल्कुल है, सही
पर जय श्री राम बोलने पर आपको भी लगता है कि ये सारे साथ कम्युनल सीता की है? तस्वीर है, बिल्कुल जय है। श्री राम बोलने वाले कम्युनल है, बीजेपी के वोटर्स कम्युनल है, मैडम- ये भावना आप भी स्प्रेड करते हैं? मैडम आप मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जहां पर मैंने इस तरह की बात कही। बताइए आप, चलिए स्पीच चलाइए मेरी अभी। आप मेरी एक स्पीच चलाइए जहां पर आप जो कह रहे मैंने कहा इस बात को। मैं तो आप तमाम को बता रहा हूं कि भारत की पहली संविधान की किताब में ये तमाम चीजें हैं। तो सर, राम की तस्वीर है, ओवैसी सीता जी, की तस्वीर है, गुरु नानक की तस्वीर है, टीपू सुल्तान, सब यही तो खूबसूरती है भारत की। जो बीजेपी कहते कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, भारत की पहली सरकार है जो भारत के एक इलाके पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भारत के बाइज्जत शहरियों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी कहती है। और आपका होम मिनिस्टर एमओएस। एक सेकंड, लेकिन ओवैसी जी सुनिए ना, खूबसूरती तो उस अंदाज में भी है ना जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। आपने ये नहीं कहा कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो जाएगी लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएगी। आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए? इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं कहेंगे। आप भी जिस अंदाज में बोलते हैं, आप भी एक संदेश देते हैं ना। इंशाअल्लाह इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अरे पार्टी की नस्लें थोड़ी होती हैं सर। हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। पार्टी की नस्लें थोड़ी होती हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा मगर हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का पहले का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था उनका? पहले दिया हुआ नाम क्या था उनका? हम भी पूछे क्या? बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी मैडम। अरे बहुत सारे पॉइंट हो गए, मैं जवाब दे दूं? एक सेकंड जवाब दीजिएगा। एक और सवाल है, मुझे ये बताइए आप ओवैसी साहब, आपके तो सारे दुश्मन हैं। आप टीम ए टीम बी आज टक्कर के लिए हैं, लेकिन कहा जाता है आप दोनों टीम ए टीम बी हैं। इधर भगवा है उधर भाईजान है, दोनों की पीछे से मिली हुई है। ये कह के सेक्युलरिज्म वाले कहते हैं कि आप ही ने सेक्युलरिज्म को सबसे बड़ा नुकसान इस देश में पहुंचाया है, क्योंकि आप और आपकी पॉलिटिक्स इनको फायदा पहुंचाती है। तभी तो देखिए ना 48 पर पहुंच गए। हाँ मैडम, मेरी वजह से नरेंद्र मोदी ने 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नरेंद्र मोदी 280 से 306 चले गए। मेरी वजह से गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो वहां पर 1000 लोगों का कत्लेआम हुआ। मेरी वजह से सिखों का जेनोसाइड हुआ। मेरी वजह से दिल्ली का मैसेकर हुआ। मेरी वजह से मुजफ्फरनगर हुआ। इस मुल्क में तमाम बुराइयां जो शुरू हुई और कमजोरियां वो मेरी वजह से है ना। बाकी के सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं, बाकी सब नेक हैं, कोई गुनाहगार है तो हम ही हैं। आप तमाम लोग सही हैं। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो झगड़ा है कि तमाम बुराई तमाम गलतियां हम में हैं और जो सत्ता में बैठते हैं वो दूध के दूल्हे हैं। बिहार में इलेक्शन होता है तो ठाकुर देखा जाता है, ब्राह्मण देखा जाता है, भूमिहार देखा जाता है, कुर्मी देखा जाता है, मगर बात होती है तो खाली मुसलमान मुसलमान। यही तो हिपोक्रेसी है मैडम। ये हकीकत है भारत की सियासत की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको समझिए। और अगर मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक और जगह पर जाना है। मैं पहले ही कहा था आशीष को कि आधा घंटा मैं रहूंगा। एक और सवाल है, बस एक और सवाल है सर। टीआरएस वाला ये बताइए कि अब मेयर का जो चुनाव होना है उसको उसमें आप क्या कीजिएगा? टीआरएस को जरूरत पड़ेगी तो साथ देंगे? पड़ेगी ही जरूर। अरे मैडम, मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कह दिया कि भारत की पॉलिटिक्स का मुझे लैला बना दिया गया और पूरे मजनू मेरे अतराफ फिर रहे हैं, जिसमें से सुधांशु जी भी हमारे मजनू हैं, कई हमारे मजनू हैं। देखेंगे अब ये लैला के अतराफ तो पूरे फिर रहे हैं, तो वक्त आने दीजिए, हम इंशाल्लाह हम फैसला लेके आपको बताएंगे। लेकिन लैला को ये तो देखना पड़ेगा ना सर कि टीआरएस ने ट्रिपल तलाक बिल, एक सेकंड सर, ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार का साथ दिया था। उस ट्रिपल तलाक बिल के आप इतने खिलाफ हैं तो खुलकर टीआरएस की तरफ जाना तो मुश्किल है। 2 धारी तलवार पर बैठे हैं सर आप। इसी टीआरएस ने पूरे भारत में असेंबली में एनपीआर एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके कहा कि तेलंगाना में एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। ट्रिपल तलाक इसी टीआरएस ने हमारी रिप्रेजेंटेशन सुनिए हमारे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर माइनॉरिटी, सुनिए मैडम, माइनॉरिटी ओबीसी स्कूल खोले गए जिसमें ओबीसी बच्चों के 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और 60,000 पढ़ रहे हैं। तो यकीनन टीआरएस से हमारे मुख्तलिफ उनकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है। जहां रहा सवाल मेयर का और डिप्टी मेयर का, अभी वो नोटिफिकेशन आने दीजिए। हमारी पार्टी में चर्चा होगी, बातचीत होगी
और जो फैसला लिया जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर अंजना ओम कश्यप ने हमको 6 बजे बुलाया दोबारा, तो मैं आकर अपना फैसला पहले आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ट्रिपल तलाक बिल का समर्थन किया था सर उनने, उस पर एक लाइन तो बोल दीजिए, कैसे क्या कीजिएगा? दो धारी तलवार है, इधर बीजेपी वाले हैं, उधर टीआरएस ने। ट्रिपल तलाक बिल पर आपको जज करेंगे आपके वोटर्स। मैडम, अब हम पे किसी तलवार का जोर नहीं चलने वाला है। हम बहुत जख्म खा लिए, 2 धारी तलवार से खा गए, 3 धारी तलवार से खा गए, बहुत से लोगों से खा गए। अब किसी की तलवार के जोर पर या किसी के तलवार के वार के ऊपर या जर्ब के ऊपर हम फैसले नहीं लेते, डर कर नहीं लेंगे। पूरी इत्मीनान और एतमाद के साथ हम फैसले लेते आए हैं। अब वो जमाना चले गया कि कोई तलवार दिखा रहा है, कोई तलवार फिरा रहा है, तलवार का वो खत्म हो गया जमाना। अब हम अपने फैसले पूरे इत्मीनान के साथ लेंगे और हमको किसी से डर नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी से मैं आपसे जवाब ले रही हूँ क्योंकि उनको जाना है कहीं पे, बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने रोका है। एक सवाल सर, एक लास्ट सवाल। बीजेपी को 48 सीटें आने की क्या वजह रही? कर ले भाई, जो जान दे। चलिए, मुझे लगता है कि उनको कहीं जाना था सुधांशु जी, बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने कहा था। चलिए सुधांशु जी,